समकालीन हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित एवं सुपरिचित लेखक श्री गोविंद उपाध्याय की लिखी कहानी सुनिए समय चक्र। ये कहानी कादम्बिनी के जुलाई 2017 अंक में छपी थी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घर में कई दिन से एक अजीब सा तनाव था। ज़्यादा समय तारक बाबू अपने कमरे में खामोश लेटे रहते। उन्हें लगता कि घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं। अमृता कुछ बोलना चाहती, लेकिन उनका हाव भाव देखकर साहस नहीं जुटा पाती। वो जानती है कि अपनी ज़िद के आगे वो किसी की नहीं सुनेंगे। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। करण आपकी बात नहीं मानने वाले। ये उनकी सोच है, उनकी ज़िंदगी है, वे चाहें जैसा करें। आप भला क्या कर सकते हैं। आखिर हिम्मत करके अमृता ने पति को समझाना चाहा। तुम क्या चाहती हो? अब बुढ़ापे में इस बोझ को सीने में लेकर कुढ़ता रहूं? तारक बाबू झुंझला कर बोले और कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। 62 के हो गए हैं तारक मिश्रा। 2 वर्ष पूर्व रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ तनाव रहित जीवन जी रहे थे। एक बेटी थी अंतरा। वो अपने पति करण और 3 वर्षीय पुत्र कृष के साथ पूना में रहती थी। करण मैकेनिकल इंजीनियर था और अच्छे पैकेज में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करता था। कृष ने प्ले ग्रुप में स्कूल जाना शुरू किया था। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। अभी मार्च ही में तो सब आए थे। 15 दिन उत्सव जैसा माहौल रहा। कृष तो दिन भर उनसे चिपका रहता। तब कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं थी और अब अचानक 3 दिन पहले करण ने उन्हें फ़ोन पर यह सूचना दी थी। वे अपने को रोक नहीं पाए थे और गुस्से में फ़ोन काट दिया था। उन्हें करण से ज़्यादा गुस्सा तो अपनी बेटी पर आ रहा था। कम से कम वही बता देती। सच तो ये था कि वे गुस्से से ज़्यादा सदमे में आ गए थे। ये क्या बात हुई, वो इतने गए गुजरे हो गए हैं। इतने महत्वपूर्ण फैसले पर उनकी कोई राय ही नहीं ली गई। अमृता को ज़रूर सब पता होगा। माँ बेटी बहुत सी बातें आपस में शेयर कर लेती हैं, उनके पास तक पहुँच ही कहाँ पाती हैं। जेठ की आग बरसाती दोपहरी बरामदे में आते ही तारक बाबू को गर्म हवाओं के थपेड़ों का एहसास हुआ। अमृता भी पीछे पीछे आई। कमरे में चलिए, बहुत गर्म है, तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्हें पत्नी की बात जायज़ लगी और कमरे में वापस आ गए। सारा जीवन संघर्ष में बीता था। संयुक्त परिवार था, सबको साथ लेकर चलना था और वे इन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में असमय बूढ़े हो गए। तब अंतरा 5 वर्ष की हो गई थी। अमृता अब दूसरा बच्चा चाहती थी, एक बेटा। तारक बाबू अब परिवार बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। क्या चाहती हो, जवानी तो ऐसे ही निकल गई, बैल की तरह जिम्मेदारियों की गाड़ी खींचते हुए। अब बुढ़ापे की भी ऐसी तैसी करवा लूँ। अंतरा की परवरिश ही ठीक तरह से हो जाए, यही बड़ी बात होगी। उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दो ताकि वो समाज में सम्मानपूर्ण ढंग से जी सके। तारक मिश्रा की सोच सही थी, तभी तो बुढ़ापे का जीवन शानदार ढंग से जी रहे थे, बिल्कुल तनाव रहित। करण एक सुलझा हुआ लड़का था। उसकी योग्यता पर भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। अच्छा पैसा कमा रहा था, सभी सुख सुविधाएं थी उसके पास। इसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा यही लगता कि यहाँ उसकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। उसे अमेरिका या किसी यूरोपीय देश में होना चाहिए। उसके कई साथी जा भी चुके थे, वो भी प्रयासरत था। तारक मिश्रा ने बहुत समझाया, आपके पास किस चीज़ की कमी है। स्वदेश की बात ही कुछ और है। सब कुछ तो है यहाँ। फिर चंद पैसों के लिए देश से पलायन, ये कोई अच्छी बात नहीं है। करण चुपचाप उनकी बात सुन लेता, बोलता कुछ नहीं था। तारक बाबू को लगता कि लड़के के समझ में उनकी बात आ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। करण को जाना ही था, तभी तो उसने बहुत उत्साह से बताया था, पापा मुझे लियोन में जॉब मिल गया है, हम जुलाई के फर्स्ट वीक में निकल जाएंगे। तारक मिश्रा को समझ में ही नहीं आया कि आखिर करण कहना क्या चाहता है। उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी। बेटे ये क्या चीज़ है? करण हंसने लगा। उन्हें लगा कि बेटी भी हंस रही है। फिर करण की आवाज़ सुनाई दी, पापा लियोन फ्रांस में है। पेरिस के बाद फ्रांस का सबसे खूबसूरत शहर है। मेरा एक मित्र पहले से वहाँ रह रहा है, मुझे वहाँ जॉब मिल गया है। और तारक मिश्रा फ़ोन काट चुके थे। उनका रक्तचाप बढ़ने लगा था और फिर हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे।
अमृता उनकी तरफ ही देख रही थी। उनका चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हो गया, सब ठीक तो है? करण फ्रांस जा रहा है, उसको वहाँ काम मिल गया है। सब चले जाएंगे, कृष भी। तारक मिश्रा की आवाज़ भर्रा गई। लगा कि अभी वे बच्चों की तरह फपक कर रो पड़ेंगे। उस रात वे ठीक से सो नहीं पाए। कभी कृष रोता हुआ दिखाई देता तो कभी खुद को अंधेरी सुरंग में दौड़ते हुए पाते। नींद खुल जाने पर भी काफ़ी देर तक हाँफते रहे। दूसरे दिन अंतरा का फ़ोन आया था। करण ऑफिस जा चुका था। माँ बेटी काफ़ी देर तक बातें करती रही थीं। तब तारक बाबू घर पर नहीं थे। वे शाम के समय टहलने जाते थे। जब मन अशांत होता तो घर से 1 किलोमीटर दूर गोपेश्वर झील आ जाते। शाम के समय बहुत खूबसूरत नज़ारा होता। नीला शांत पानी और चारों तरफ उगे हुए रंग बिरंगे फूल। युवा माँ बाप के साथ छोटे छोटे बच्चे, डूबता सूरज और उसकी किरणें पानी में तैरती हुई। धीरे धीरे नीले से सुनहरा होता पानी। तारक मिश्रा कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानी भूल जाते, पर आज ऐसा नहीं हो पाया था। ये नैसर्गिक छटा भी तारक मिश्रा के अंदर उठ रही चिंताओं की लहर को शांत नहीं कर पा रही थी। घर आए तो पत्नी ने अंतरा से हुई बातचीत को विस्तार से बताया। मम्मी, पापा को समझाइए, हम मंगल ग्रह नहीं जा रहे हैं। जब चाहेंगे बस कुछ घंटों में हम सब साथ होंगे। उन्हें एक अच्छा मौका मिला है। लियोन बहुत खूबसूरत शहर है, अच्छी कंपनी, अच्छा पैकेज। पापा को तो खुश होना चाहिए। करण के डैडी तो बहुत खुश हैं। पापा का इस तरह फ़ोन काटना करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तारक मिश्रा ने पत्नी को हाथ से चुप होने का इशारा किया। करण के डैडी को क्या फ़र्क पड़ना है? करण के डैडी को क्या फ़र्क पड़ना है? उनके आसपास 4 बच्चे हैं, एक नहीं सही, पर मेरी तो कुल जमा पूंजी ही यही है, मेरा कृष। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि पति को किस प्रकार समझाए। अपनी जिद के आगे वे कभी किसी की सुनते कहाँ हैं। जब वे युवा थे तब पूरा घर उनसे घबराता था। किसी भाई या बहन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें पलट कर जवाब दे सके। केवल एक अमृता ही थी जो इस बिगड़ैल आदमी की लगाम कसे रहती थी। अब वही जवानी की आदतें बुढ़ापे में बीमारी बनती जा रही हैं। यदि कुछ भी उनकी इच्छा के विपरीत होता है तो असामान्य हो जाते हैं। शुरू में उग्र, फिर बिल्कुल खामोश। तारक मिश्रा पत्नी की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें लगा पत्नी कुछ बोलना चाहती है। उसे खामोश देखकर खुद ही बोलने लगे। मुझे मालूम है कि कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, पर अपने देश में हैं तो जब चाहें वे आ जा सकते हैं। मेरी इच्छा होगी तो मैं खुद भी उनके पास पहुँच सकता हूँ, पर पराए देश में? पत्नी हंसते हुए बोली, कितनी बार गए हैं पूना? वही सब आते हैं यहाँ। करण तो कितनी बार आपको बोले होंगे, पर आपको इस शहर से हिलना ही नहीं है। आपकी बेटी भी तो विदेश जाना चाहती थी। जब वे दोनों खुश हैं तो आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? तारक मिश्रा को पत्नी का हंसना अच्छा नहीं लगा। अरे अंतरा ही क्यों, तुम भी चाहती होगी। ये खिचड़ी बहुत दिनों से पक रही थी, बस मुझे ये नहीं पता था। अमृता फिर हंस दी। आप नहीं बदलेंगे। कल से खुद ही लोगों को बताना भी शुरू कर देंगे कि मेरी बेटी दामाद फ्रांस में है। वाह, क्या लाइफ है वहाँ। और कोई समय होता तो मुस्कुरा देते, लेकिन इस समय वो सचमुच सदमे में थे। उन्हें लग रहा था बच्चे उनके बनाए सुरक्षा घेरे को तोड़ कर जा रहे हैं। उन्हें चुपचाप देखना भर है। उनका समय बीत चुका है, अब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली से उनकी फ़्लाइट थी। जाने के 10 दिन पूर्व बच्चे उनके पास आ गए थे। करण के साथ तारक बाबू सामान्य नहीं हो पाए थे, लेकिन उन लोगों को जाते समय कोई तनाव नहीं देना चाहते थे। अंतरा उन्हें समझाती रही, पापा, करण को मनाया नहीं जा सकता, वो शुरू से बाहर जाना चाहते थे। ये उनका सपना था, अब उनका ये सपना पूरा हो रहा है, भला उन्हें कैसे कोई रोक सकता है? तारक मिश्रा मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बस इतना ही बोल पाए, तुम सब समझदार हो गए हो, मैं बूढ़ा आदमी, नए ज़माने के चलन से अनजान। जो तुम्हारे लिए अच्छा हो करो और खुश रहो। उनकी आवाज़ भर्राने लगी थी। बच्चे चले गए। रात के 10 बजे के बाद तारक मिश्रा और अमृता लैपटॉप खोलकर बैठ जाते। उन्हें इंतज़ार होता कि कब बच्चे उनसे संपर्क करते हैं। तब फ्रांस में 6:30 बज रहे होते। समय चक्र में पूरे 3.5 घंटे का अंतर था।
मोबाइल पर तारक बाबू को बहुत साफ नहीं दिखाई देता था। कृष को जैसे स्क्रीन पर देखते वे खुद बच्चे बन जाते। कृष के पास रोज़ नए किस्से होते, वो उन्हें सुनाने का प्रयास करता। कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता। वे दोनों उसका चेहरा, उसकी बातें सुनकर ही खुश हो जाते। अंतरा से भी बात होती, पर करण बहुत व्यस्त हो गए थे। अब तारक मिश्रा सामान्य हो चले थे। अमृता सही कहती थी। अंतरा से मिली जानकारियाँ वे लोगों को बड़े गर्व से बताते थे। वहाँ के लोगों के खान पान और रहन सहन पर खूब चर्चा होती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। अब एक बार फिर तारक मिश्रा परेशान रहने लगे। शाम को गोपेश्वर झील के किनारे पति पत्नी बैठते। उन्हें अब बच्चों के आने का इंतज़ार था। कुछ माह और निकल गए। सितंबर आ गया। गोपेश्वर झील पर प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा झील गुलजार हो गया। ये पक्षी बहुत दूर से आते हैं। जब इनके ठिकानों पर बर्फ़ जमने लगती है और भोजन की कमी हो जाती है, तब वे यहाँ आकर अपना बसेरा बनाते हैं और फिर फरवरी तक धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों से पूरा गोपेश्वर झील गुलजार हो चुका था। तारक मिश्रा अब फिर उदास रहने लगे थे, पहले की तरह। उन्हें अब ये भय सताने लगा था कि बच्चे कहीं हमेशा के लिए वहीं ना बस जाएं। उन्हें पत्नी पर भी संदेह होता। अमृता को सब पता है, वो उन्हें बताना नहीं चाहती। उन्हें पता चल गया तो दुख होगा। अब उन्होंने रात में लैपटॉप खोलकर बैठना बंद कर दिया। अब पत्नी ही बताती कि करण को 15 दिन का अवकाश मिला था, लेकिन वे पेरिस निकल गए थे। अब तो वे अगले वर्ष ही आ पाएंगे। तारक मिश्रा चुपचाप पत्नी की बात सुनते। अब उनके चेहरे पर भाव नहीं आता। अमृता उनके इस व्यवहार से चिंतित होती। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने वाले तारक मिश्रा अचानक इतने शांत कैसे हो गए। फरवरी आ गई थी। गोपेश्वर झील के प्रवासी पक्षी अपने घरों को लौट चुके थे। झील शांत थी। शांत नीला जल स्थिर सा हो गया था, मानो लगातार काम के बाद एक छोटा सा विश्राम या पक्षियों के चले जाने का गम। तो क्या शेष जीवन अपने प्रवासी बच्चों के इंतज़ार में यूं ही काट देंगे कि वे कब वापस लौटेंगे? एक असहाय और लाचार बूढ़े जैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वे अपना जीवन अपने ढंग से जिएंगे। तारक मिश्रा ने गहरी सांस ली और पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, मनाली चलोगी? वहाँ भी बर्फ़ गिर रही होगी। पत्नी उनकी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। झील में अचानक हलचल हुई। स्थानीय बगुलों का झुंड पानी में अभी अभी उतरा था। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा। अमृता का मुंह खुला हुआ था। वे मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोले, किसी के आने जाने से दुनिया का चक्र नहीं बदलता, बदलना तो स्वयं को पड़ता है। रहमान से बात करता हूँ, टिकट और होटल की बुकिंग कराता हूँ। चलो कुछ दिन कुल्लू मनाली में बिता कर आते हैं। काफ़ी दिन हो गए कहीं बाहर नहीं निकले। अभी आप सुन रहे थे गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी समय चक्र। परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिवर्तित करने में ही समझदारी है, ना कि अवसादग्रस्त होने या क्रोधित होने में। आशा है आप भी इस बात से सहमत होंगे। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।